हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी पॉइंट्स द न्यू रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत बेहतरीन टॉपिक है हमारा क्रेब्स साइकिल। उससे पहले रिस्पायरेशन हम पढ़ेंगे और क्रेब्स साइकिल के बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल हमारी सेकंड स्टेप है, ग्लाइकोलिसिस हमारा फर्स्ट स्टेप है एंड क्रेब्स साइकिल हमारा सेकंड स्टेप है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारा थर्ड स्टेप है, जिसमें एनर्जी पूरी फूड से निकाल लिया जाता है। फ्रेंड्स, हम आज अपने कुछ ख़ास स्टूडेंट से आपको मिलाना चाहते हैं जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। ये क्रेब्स साइकिल उनके लिए कुछ नहीं चीर फाड़ के रख देंगे, पोस्ट मास्टम कर देंगे इसका स्टूडेंट। तो आज हम अपने बहुत ही बेहतरीन होनहार स्टूडेंट से मिलाना चाहते हैं आपको, जो कि सरफराज भाई हमारे हैं और हमारे कृष्णा भाई हैं, और भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, स्मॉल एलिमेंट्स हैं, उनको आज हम मिलाना चाहते हैं आपसे। तो गाइस, हमारे होनहार स्टूडेंट से मिलिए जो कि बहुत बेहतरीन नॉलेज रखते हैं। इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उम्मीद रहती है आंसर की। गाइस, हाय कर दीजिए हमारे ऑडियंस को। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th के हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं जो पीछे बैठे हों, कैमरा के सामने आना नहीं चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे स्कूल में एडमिशन लेना है तो ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे हम। सो जल्दी कीजिए हमारे मिलेनियम स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तब तक कि हम इनको सीट पे बिठा रहे हैं और अपना टॉपिक चालू कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आप जा सकते हैं। देखिए कितने शरारती बच्चे, बहुत नाटी बच्चे हैं। ये पूरी स्कूल को मैनेज करते हैं। ये हायर क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट। सो आज हम बकवास ना करते हुए अपने टॉपिक को चालू करते हैं। लाइफ प्रोसेस आपने स्टूडेंट देखा है, जो लाइफ प्रोसेस हमारा है वो केवल मेंटेनेंस, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए होता है ना। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के ज़रिए जो एनर्जी मिलती है उससे हमारी बॉडी का या लाइफ का मेंटेनेंस होता है। इसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और लाइफ प्रोसेस में हमारा सेकेंड टॉपिक है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की जो मीनिंग है वो स्टूडेंट्स क्या होती है? श्वासन। ठीक। अब रिस्पायरेशन हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक पल्मोनरी रिस्पायरेशन होता है एंड सेकेंड जो हमारा है वो सेलुलर रिस्पायरेशन है। पल्मोनरी रिस्पायरेशन में कृष्णा आप बताइए क्या होता है पल्मोनरी रिस्पायरेशन? में गैस एक्सचेंज होता है गैसेस का। वेरी गुड। कौन सी गैसेस का? CO2। किस चीज़ में होता है? लंग्स में। वेरी गुड। लंग्स के एल्वियोलाई में होता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए सबसे पहला हमारा रिस्पायरेशन टॉपिक है। रिस्पायरेशन मीन्स होता है श्वासन। ठीक। अब देखें, रिस्पायरेशन इज़ ए बायोकेमिकल प्रोसेस वेयर सेल ब्रेक ग्लूकोज। रिस्पायरेशन ऐसी बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें जो हमारी बॉडी होती है वो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करती है ATP को रिलीज़ करने के लिए। आप जानते हैं ATP को हम कहते हैं करेंसी ऑफ द सेल, प्राइमरी करेंसी ऑफ द सेल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमारी ATP का फॉर्मेशन होता है एंड 2 ATP हमारे क्रेब्स साइकिल में भी होती है। आप स्टूडेंट वहाँ पे देख सकते हैं। सो आगे हम चलते हैं। ब्रीदिंग क्या है? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन में कन्फ्यूज रहते हैं, है ना। ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन में कंफ्यूज रहते हैं। वो सोचते हैं हम ब्रीद कहाँ से करें और रिस्पायरेशन कहाँ से करें। ठीक। तो ब्रीदिंग में हमारा है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू लंग्स एंड लंग्स में एल्वियोलाई। ब्रीदिंग में हमारे गैसेस का एक्सचेंज होता है। कहाँ पे होता है? लंग्स में होता है। लंग्स में कहाँ होता है? एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई में कहाँ होता है? ब्लड के ज़रिए एक्सचेंज होता है। ब्लड में ऑक्सीजन जाती है, ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और एनवायरनमेंट में एक्सहेल कर दिया जाता है। एक्सहेल मीन्स बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग। ब्रीदिंग एक साइन है जो कि हल्का फुल्का पॉइंट आप मान सकते हैं कि एक रिस्पायरेशन जैसा है, लेकिन रिस्पायरेशन नहीं है। रिस्पायरेशन में इसको शामिल किया जाता है कि रिस्पायरेशन, हम थोड़ा हिंट मान सकते हैं कि रिस्पायरेशन हो सकता है। ठीक है। रिस्पायरेशन में लेकिन ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ATP को निकालने के लिए, है ना। चलिए, हमारे जो आगे हैं, क्या कहते हैं भट्टा भाई, ओ सॉरी आसिफ भाई। ठीक है। आप ब्रीदिंग से आपने क्या समझा? किसका एक्सचेंज हो रहा है? किसका? O2 एंड CO2। वेरी गुड। ऑल ऑफ यू क्लैपिंग। हमारे जो आसिफ भाई हैं उन्होंने बहुत ही तगड़ा आंसर दिया है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। ठीक।
इतना इनके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। अब आगे हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। सरफराज स्टैंड अप। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन? व्हाट इज दिस? क्या है ये क्या है, वो क्या है, ये बताओ। वेरी गुड। एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। क्लैपिंग कोई नहीं करेगा, ठीक है, क्लैपिंग कोई नहीं करेगा। अभी इनसे सेकंड क्वेश्चन पूछा जाएगा तब आपको क्लैपिंग करनी है, ठीक है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप बोल सकते हैं यस सर, नो सर, इतना तो बोल सकते हैं क्योंकि हमें भी लगे कि आपको समझ में आ रहा है, वरना आप ऐसे टॉय की तरह बुत की तरह बैठिए ना, ठीक है। अब देखें एरोबिक रिस्पायरेशन में हमारा क्या होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में जो भी ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का वो हमारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक। कन्वर्ट बायोकेमिकल एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स की बायोकेमिकल एनर्जी है, ठीक, बायोकेमिकल एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एंड प्राइमरी करेंसी ऑफ द सेल। इसे प्राइमरी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है क्योंकि हमारी सेल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी के कारण प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सेकेंड हमारी जो इक्वेशन है, जो एरोबिक रिस्पायरेशन की इक्वेशन है वो किस तरह है। यहाँ मान लीजिए ग्लूकोज है हमारा, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ग्लूकोज हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा एंड एनर्जी एटीपी के फॉर्म में रिलीज करेगा या प्रोड्यूस करेगा। उम्मीद है आपको एरोबिक रिस्पायरेशन अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। इसमें ग्लूकोज का ही ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या तो बिना ऑक्सीजन के, ठीक। ग्लूकोज का डाइजेशन जो हमारा है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन होना ही चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। वेरी गुड, ठीक। तो ब्रेक डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, उसे हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। अब इसमें अगर मान लीजिए कोई एनिमल है, उसकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर ली है या बहुत ज़्यादा तेज़ भागा या दौड़ा है, कि कोई काम किया है, तो आप जानते हैं जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं, है ना, जब बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की अमाउंट आपको ज़्यादा चाहिए, है ना। ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा चाहिए, लेकिन उतना आप दे नहीं पाते। आप ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी इनहेल करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं होती जब आप दौड़ रहे होते हैं, है ना। एक टाइम ऐसा आता है आप थक के रुक जाते हैं। तो जो ऑक्सीजन की कमी है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की जो ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, अब फार्मेशन क्या होगा, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी का फार्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड आपने स्टूडेंट स्मेल या सूंघी होगी, जैसे आपने बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़े हैं, उसके बाद आपने बाथ नहीं किया, नहाए नहीं हैं, है ना। आप 2-3 दिन नहीं नहाएंगे तो आप एकदम दही की तरीके से स्मेल आएगी आपकी, ठीक है, आपको दही की तरीके से आपकी स्मेल आएगी, ठीक। तो जब कोई बंदा बहुत ज़्यादा काम कर लेता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा लैक्टिक एसिड है एंड एनर्जी का फार्मेशन होता है। दूसरा स्टूडेंट देखिए, प्लांट या तो ईस्ट हमारा क्या है, प्लांट ही है ना। अब देखिए इसमें ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है ना, बनेगा क्या, इथेनॉल। ये प्लस हमारा लगा है, इथेनॉल, समझ गए, लेकिन ठीक, ये हमारा इथेनॉल है। इसे हम एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। जो फर्मेंटेशन के द्वारा जो दारू शराब बनाई जाती है ना, अल्कोहल वही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा एंड दूसरा है एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। ये जो लाइफ प्रोसेस में जितनी भी प्रोसेस चल रही हैं वो किस लिए हो रही हैं, आप तेज़ बोलें, थोड़ा हमारे ऑडियंस भी सुने। हाँ, ऐसे आपको बोलना है, ठीक है। तो आपको एरोबिक एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन समझ में आया? समझ में आया ना? अब लगा आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, है ना। आपको क्रेब साइकिल नहीं समझ में आएगी, है नहीं,
समझ में आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है। इसीलिए गाइस हमने इसको एकदम सटीक तरीके से एकदम कंप्रेस करके आपके सामने लाए हैं। आप चाहे जहाँ वीडियो देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ हमने एक फूड का टुकड़ा लिया है, फूड के टुकड़े को लेकर उससे एनर्जी निकालने तक के प्रोसेस हमने दिखाया है। लेकिन एक प्रोसेस बची है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक। अब देखिए, मान लीजिए हमारा फूड है, ठीक। आपने डाइजेशन आपके स्टमक में हुआ और स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, है ना। अब जो उससे एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है ग्लूकोज, ठीक, ग्लूकोज जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो हमारी सेल तक पहुंचेगा ना। किसके ज़रिए पहुंचेगा? किससे? ब्लड या ब्लड वेसिस, मानिए ब्लड के ज़रिए पहुंचेगा। जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है हमारा ट्रांसफ़र होता है या ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के ज़रिए। अब ब्लड हमारी सेल तक जाता है कि नहीं जाता है ना। तो आप थोड़ा अच्छे से बोलिए, ये ना बोलिए इस तरह कि हमको समझ में नहीं आ रहा है या पिछली चीज़ें नहीं जानते, इस तरह ना करिए, ठीक है। अब देखें, फूड है हमारा, ठीक, फूड है। फूड के अंदर क्या मौजूद है? कार्बोहाइड्रेट मौजूद है कि नहीं। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो सिंपल शुगर में टूटता है कि नहीं। सिंपल शुगर हमारा मोनोसेक्राइड भी हो सकता है, डाइसेक्राइड भी हो सकता है ना। मोनोसेक्राइड में हमारा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज भी है ना। लेकिन हमको ब्रेकडाउन किसका करना है? ग्लूकोज का ना। ब्रेकडाउन कहाँ होगा ग्लूकोज का? साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। ऑक्सीजन भी हो सकती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी हो सकता है। यहाँ पे जितना स्टूडेंट हमने बताया है वो अलग मामला है, वो ऑक्सीजन या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में है। लेकिन यहाँ से हम आपको एकदम माउथ से चालू कर रहे हैं, डाइजेशन से एनर्जी निकालने तक। तो हमारा ये फूड है, फूड में मौजूद है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होगा सलाइवरी ग्लैंड से एंजाइम रिलीज होंगे, एमाइलेज, ठीक। एमाइलेज का जब सिक्रेशन होगा तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं वो सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, ठीक। सिंपल शुगर हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल रखता है ना। 6 कार्बन मॉलिक्यूल रखता है। अब देखिए, हमने ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना है ना। अब ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ठीक। ग्लाइकोलिसिस करेंगे तो 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा या 2 पायरुवेट का प्रोडक्शन होगा, ठीक। हमारा जो पायरुवेट है, एक पायरुवेट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल रखता है और एक पायरुवेट का जो फार्मूला होता है C3H4O3 होता है, ठीक। अब देखें, अब जो हमारा मान लीजिए 2 पायरुवेट है, ठीक है। अब 2 पायरुवेट से हमारा 2 एसिटल को एंजाइम बनेगा। 2 एसिटल को एंजाइम बनने के द्वारा 2 CO2 रिलीज़ होगा, क्योंकि हमारा 2 मॉलिक्यूल है पायरुवेट का, 2 पायरुवेट बना है, इसीलिए हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 2 रिलीज़ होगी, है ना। अब देखें, जो हमारा यहाँ पे जो बनने के दौरान 2 NAD है, क्योंकि 2 पायरुवेट है तो 2 NAD प्लस जो है वो 2 NADH प्लस H का फॉर्मेशन करेगा। यही हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में चल के एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जो ये प्रोसेस है ये लंबी है, इसीलिए हमने आपको नहीं बताया है। अब देखें, 2 एसिटल कोएंजाइम हमारे जो हैं उसमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक। कोएंजाइम में हमारे 2 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं। अब ये जो हमारा ग्लाइकोलिसिस हुआ था, पायरुवेट बना था, ये हमारा डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, डायरेक्ट इंटर नहीं कर सकता क्रेब्स साइकिल को चलाने के लिए। इसलिए पायरुवेट हमारा एक सिंपल में टूटता है 2 एसिटल कोएंजाइम में, और 2 एसिटल कोएंजाइम हमारा 2 कार्बन रखता है। ये जो जितनी भी प्रोसेस हुई है उसको हम लिंक रिएक्शन कहते हैं। लिंक रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से जोड़ने के लिए ये जो जितनी प्रोसेस कर रही है उसी को हम कहते हैं लिंक रिएक्शन। लिंक में जोड़ना ना। तो अगर हमारा ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा तो क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस चलेगी नहीं चलेगी ना। तो प्रोसेस चालू करने के लिए ये सिंपल में 2 कार्बन मॉलिक्यूल में बनता है। अब ये इंटर करेगा क्रेब्स साइकिल में। ये देखो हमारा कोएंजाइम इंटर कर रहा है कि नहीं है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है इसके पास कि नहीं।
अब देखिए, अब इतना आप छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे केवल ध्यान दीजिए, ठीक है। हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है कि नहीं, बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलती है कि नहीं, चलती है ना, लेकिन मैट्रिक्स में चलती है, जो फ्लूइड होता है ना जेली लाइक, उसमें चलती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारा जो थर्ड स्टेप है क्रेब्स साइकिल के बाद है, वो इनर मेम्ब्रेन पे चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। अब देखें, यस सर भी नहीं बोल पाते हो। अब देखें, देखिए ध्यान से देखिए, ये 2 कार्बन जो मॉलिक्यूल है हमारा को एंजाइम्स का, वो इंटर कर चुका है हमारे क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल में हमारा 2 कोएंजाइम का मॉलिक्यूल इंटर कर चुका है। ये जो OAA है, ऑक्जेलो एसीटेट, ये इसके पास 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ठीक। ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेगी, ठीक, ये चीज़ें आपको रटनी पड़ेंगी, वरना यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो आपको शाम हो जाएगी, आप फिर भी जान नहीं पाओगे, और अभी इतना लेवल आपका नहीं है, 10th क्लास में आएगा भी नहीं ऐसे, ठीक है। इतना आप लिख दोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और ऑडियंस जो आप देख रहे हैं ना, आप इसे बना लीजिए, इसको आप भी बना लीजिए, वरना यूट्यूब पे टहलते रहिए, आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। तो ऑक्जेलो एसीटेट हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहले से मौजूद होता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया के सरफराज देखो इधर, ऑक्जेलो एसीटेट जो हमारा कंपाउंड है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में फ्लूइड में पहले से मौजूद होता है, ठीक। बाहर से हमारा कोएंजाइम आ रहा है कि नहीं। अब ऑक्जेलो एसीटेट से हमारा कोएंजाइम अटैच कर जाएगा और पहला कंपाउंड हमारा बनाएगा सिट्रिक एसिड, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बना है हमारा सिट्रिक एसिड, सबसे पहला प्रोडक्ट बनेगा 6 कार्बन मॉलिक्यूल का हमारा सिट्रिक एसिड, ठीक। इसीलिए क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। इसको TCA साइकिल भी कहा जाता है, क्योंकि COOH का मॉलिक्यूल इसमें 3 होता है। COOH को क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना, ठीक। तो सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है, क्योंकि पहला प्रोडक्ट जो बनता है वो सिट्रिक एसिड बनता है, इसीलिए क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। और TCA साइकिल इसलिए कहा जाता है, इसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है 3, ट्राई में C से कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड। अब देखिए TCA साइकिल 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इसीलिए TCA साइकिल कहा जाता है। पहला प्रोडक्ट हमारा साइट्रिक एसिड बना, इसीलिए सिट्रिक एसिड साइकिल कहा जाता है इसको। अब देखें, जो सिट्रिक एसिड बना है 6 कार्बन मॉलिक्यूल का, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा कीटोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक, कन्वर्ट हो रहा होगा तो इसमें CO2 रिलीज़ होगा और NAD+ से NADH का फॉर्मेशन होगा। ये आगे चल के एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब अल्फ़ा ग्लिसरेट जो है, आप इतनी प्रोसेस याद रखिए, क्योंकि आपको रट के ही लिखना है, समझ नहीं पाएंगे अभी आप, ठीक है, समझ नहीं पाएंगे कैसे क्या बन रहा है, आपको रिएक्शन काटनी पड़ेगी तब आपका बनेगा। एसिटल कोएंजाइम जो यहाँ पे बना है ना, इसकी भी रिएक्शन होती है काट पीट के, तब एसिटल कोएंजाइम बनता है, तो उतना आपके लेवल में अभी है नहीं। अब देखें, अल्फ़ा ग्लिसरेट से सक्सिनिल कोएंजाइम बनेगा। कोएंजाइम यहाँ पे ये दिखा रहा है, बाहर से अटैच हो जाएगा कोएंजाइम और सक्सिनिल कोएंजाइम्स का फॉर्मेशन होगा। जब ये बन रहा होगा तो ये CO2 जो हमारी है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। NAD+ से NADH का, यहाँ किसी ने मिटाला है क्या, किसी ने मिटाला है? NADH का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक प्रकार की एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। ये भी 4 कंपाउंड हमारा होता है। सक्सिनिल कोएंजाइम यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने के कारण एनर्जी रिलीज़ होती है, वही एनर्जी को ट्रैप करके ADP के साथ फॉस्फेट का ग्रुप जुड़ता है, या फॉस्फेट एक फॉस्फेट जुड़ता है और बना लेता है, ATP का फॉर्मेशन करता है, 1 ATP का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है स्टूडेंट।
और इसके बाद सक्सिनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे कोई एंजाइम आपने देखा है रिलीज हो रहा है ना, रिलीज हो रहा है ना, तो सक्सिनिल को एंजाइम कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनेट में। ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब सक्सिनेट से हमारा फ्यूमरेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है हमारा। इसके कन्वर्ट होने के दौरान FAD जो हमारा है FADH2 में कन्वर्ट होगा, या FADH2 की सिंथेसिस मीन्स बनना, यही बनेगी तभी एनर्जी रिलीज होगी, वरना नहीं होगी। अब देखिए फ्यूमरेट से हमारा मैलेट बनेगा, जो 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। मैलेट हमारा मैलिक एसिड होता है, जो मैलिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है? एप्पल में पाया जाता है। मैलिक एसिड हमारा एप्पल में पाया जाता है। क्या देख रहे हो कि कहाँ से पढ़ रहा है? अब मैलेट जो हमारा है, सुनिए स्टूडेंट्स, मैलेट जो हमारे हैं वो मैलेट हमारा फिर ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल हैं, ठीक, ये भी 4 कार्बन मॉलिक्यूल हमारा NAD से हमारा NADH का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट। अब ये आपने अभी देखा है कि हमारी क्रेब्स साइकिल जो है वो 2 बार चलती है ना, है ना। कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इस 2 मॉलिक्यूल के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हमारा जो क्रेब्स साइकिल होता है वो 2 राउंड चलता है। अब यही ऑक्जेलो एसीटेट जो हमारा है फिर इसी में राउंड करेगा और जितना भी प्रोडक्ट है हमारा वो डबल हो जाएगा स्टूडेंट, डबल हो जाएगा। अब आप नीचे समरी देख सकते हैं। लिंक रिएक्शन में पहले 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनी थे, आपने ये देखिए लिंक रिएक्शन में 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनी है कि नहीं, है ना। NADH 2 NADH, यहाँ पे 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ है कि नहीं? ये प्रोसेस अलग है, ये दोबारा नहीं चलती, इसलिए 2 प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जो टूटा है वही बनेगा केवल। लेकिन हमारा क्रेब्स साइकिल 2 बार चलता है, इसीलिए जो प्रोडक्ट होता है इसका 2 बार बनता है। क्रेब्स साइकिल में देखिए 2 CO2 है हमारा, 1 CO2 हो गया एंड 2 CO2 हो गया, 2 CO2 निकला कि नहीं? लेकिन गुणा किससे हो जाएगा? 2 से, क्योंकि हमारी जो क्रेब्स साइकिल चलती है वो 2 बार चलती है ना। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा? 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, है ना। दूसरे में 3 NADH बना, 1 NADH 2 NADH एंड तीसरा NADH, है ना। अब ये डिवाइड किस मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से मल्टीप्लाई हुआ हमारा 6 NADH बना, है ना। इसमें ATP का फॉर्मेशन कितनी बार हो रहा है? कितनी ATP बन रही है? 1 ATP बन रही है ना। एक ATP बन रही है, लेकिन हमारे जो क्रेब्स साइकिल के राउंड दोबारा राउंड होने से 2 ATP का फॉर्मेशन होगा, है ना। यहाँ पे एक चीज़ हमने नहीं लिखा है, यहाँ आपका FADH2 भी सिंथेसिस हो रही है ना, ये भी 2 सिंथेसिस होगी, 2 बार सिंथेसिस, 2 मॉलिक्यूल होंगे। FADH2 का 2 प्रोडक्ट बनेगा, 2 गुना प्रोडक्ट बनेगा। सो गाइस, जितना हमने आपको बताया है, जितना आपको पढ़ाया वो अच्छे से आप पढ़िए। हमको लग रहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो लगभग 70 से 80% समझे हैं। उनको रटने की, इसको रटने की ज़रूरत है, या अच्छे से पढ़ेंगे तो अगर हाई लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल्स को, दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, न्यू स्टडी पॉइंट, द न्यू रिवॉल्यूशन इन एजुकेशन। सो स्टूडेंट, जितना हमने पढ़ाया है आपको, आप घर पे अच्छे से पढ़िए, इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा आपके लिए है। क्योंकि जो 10th के जो हमारा यहाँ मिलेनियम कॉन्वेंट स्कूल है, जो मिलेनियम कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पे इतनी गहराई से बच्चों को बताया जाता है, और किसी भी स्कूल में इतनी गहराई से नहीं बताया जाएगा। स्टूडेंट, सही है कि गलत? सही है ना? अल्लाह बोल के सही है कि नहीं? सही है, ठीक। तो जितना हमने आपको बताया आपको समझ में आया? समझ में आया ना? आपको घर पे प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा ये क्रेब्स साइकिल है थोड़ा टफ है, इसीलिए स्टूडेंट्स आप घर पे पढ़िए, पूरी ईमानदारी से पढ़िए। आपको समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो हमसे फिर दोबारा पूछ सकते हैं, क्लास में हमारा लेक्चर देख सकते हैं, रिवाइंड करके देख सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आपको समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मिलेनियम कॉन्वेंट स्कूल के चैनल पे पढ़ा है स्टूडेंट। सो गाइस, अगर कोई 10th क्लास वाला बच्चा है तो स्कूल में हमारे एडमिशन करा सकता है। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं बहुत ही बेहतर इन्वायरमेंट बना के पढ़ते हैं, चुपचाप शांति से पढ़ते हैं, लेकिन मज़ा लेने वाला होता है तो ये मज़ा भी लेते हैं, है कि नहीं?
क्या एरोबिक रिस्पायरेशन की हिंदी। अच्छा, अब देखिए हमारे स्टूडेंट जो मजाक कर रहे हैं, साइंस में हिंदी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी नहीं पता होती है, इसलिए स्टूडेंट ये इंग्लिश वाले बच्चे हैं, रिस्पायरेशन को हमने श्वासन लिख दिया है। अब ये एरोबिक रिस्पायरेशन की हिंदी पूछ रहे हैं तो इनको हम क्या बताएं, इनको अभी जाके पीटने लगे ना। एरोबिक रिस्पायरेशन की हिंदी आप जाइए, इतनी मोटी डिक्शनरी उठाइए और देखिए एरोबिक रिस्पायरेशन कहाँ लिखा है, वहीं से ढूंढ लीजिए। हम आपको इतनी ही जानकारी दे सकते हैं कि एरोबिक मीन्स होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, बाकी इससे ज़्यादा हमारे बस में नहीं है। आपको सेकेंड वीडियो में हम बता सकते हैं कि एरोबिक मीन्स क्या होता है ना। रिस्पायरेशन मीन्स क्या होता है? श्वसन कि शोषण? श्वसन ना। अच्छा, हम अपने स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स को बुलाना चाहेंगे जो यहाँ पे आके आपको थोड़ा हंसा सकें। उनका निक नेम है, अच्छा निक नेम नहीं बताएंगे वरना अभी क्लास वाले हंस लेंगे। सरफराज कम हेयर एंड कृष्णा अंसारी एंड हमारे ओल्ड मैन हमारे जो है तोहिद चौधरी कम हेयर। हमें और थोड़ा हमारे जो गाइस हैं वो मज़ा ले रहे हैं, तब तक कि हम अपनी वीडियो को यहीं पर शांत करते हैं, फिनिश करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है